अखिलेश जी का और योगी जी की कोई तुलना नहीं है। दोनों की कार्य क्षमता में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। केवल विपक्ष के नाम पर केवल एक जात विशेष की राजनीति करना, एक धर्म विशेष की राजनीति करना, चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास करना, यही एक हथियार विपक्ष के पास है। वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी। वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश की पहचान माफियाओं से होती थी। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से हो रही है और योगी आदित्यनाथ के नाम से हो रही है। नमस्कार, आपने ट्यून किया अपना पसंदीदा चैनल यूपी डेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। और आज के हमारे इस खास शो में इतिहास और आध्यात्म की नगरी बिठूर और इसी बिठूर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी हैं, जिनसे आज हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में भी जानेंगे और कुछ राजनीतिक पहलुओं के बारे में भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी हमारे इस सबसे खास शो में। जब आपकी दमदार एक छवि है, जब हम कर्मठ की बात करते हैं, जब हम एक जुझारू नेता की बात करते हैं, तो इलाके में जिस तरीके से जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है और आप भी लगातार जनसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपनी कार्य योजना को बढ़ा रहे हैं और जनता के बीच एक क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से 2017 में यह अवसर हमको मिला। 2012 में भी मैंने चुनाव लड़ा था, इस व्यवस्था में भाग लिया था, लेकिन किन्हीं वजहों से वो चुनाव कुछ कम वोटों से हम चुनाव हारे। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 2017 में जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना और ये मेरा सौभाग्य है कि उधर मैं विधायक चुना गया, भाजपा की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सबको नेतृत्व मिला। आज उनके नेतृत्व में समाज में हर मापदंड पे, चाहे विकास का मापदंड हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मापदंड हो, हर मापदंड पे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ज़मीन पर हम सबके विकास कार्य दिख रहे हैं। ज़मीन पर आज वातावरण दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौरवान्वित होकर समाज के हर वर्ग तक हम लोग विकास की धारा को पहुंचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो 2017 से 24 तक का हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो हमारा आत्मबल है वो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, मुख्यमंत्री जी की वजह से बहुत ऊंचा है और निरंतर उनकी हर योजना और नीतियों को जमीन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर कहें कि मॉरल बूस्टअप आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलता है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, राजनीति में ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है, एक ऐसा नेतृत्व हमको मिला हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर विश्व का सबसे दमदार कोई नेतृत्व है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ ही साथ अगर विश्व का सबसे ईमानदार कोई नेतृत्व है तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आज उनके साथ हम राजनीति कर पा रहे हैं, विकास की धारा को ज़मीन तक पहुंचा पा रहे हैं, उनके विधानमंडल दल के हम सदस्य हैं। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और आज आपकी बात हमारे हज़ारों करोड़ों दर्शक तक भी पहुंच रही है, श्रोता इसे सुन रहे हैं। अभिजीत सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिजीत जी, जब हम बात करते हैं नेतृत्व को लेकर के और पार्टी को लेकर के बात करें, जब आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी तब आप किसी और पार्टी में थे, सपा से वाया होते होते कांग्रेस और अब बीजेपी। तो पहले की पार्टियों में किस तरीके से आपको क्या लग रहा है जो अभिजीत जी को ज़रूरत थी वो चीज़ बीजेपी में मिली है और वो पिछली पार्टियों में नहीं थी? चाहे वो काम को लेकर के बात करें, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी मामला, ऐसी कौन सी चीज़ रही जिसने आपको प्रभावित किया कि हाँ, अब मुझे बीजेपी में आना है? देखिए, ये कुछ ईश्वरीय कृपा रही कि बहुत कम उम्र में मैंने राजनीति पे कदम रखा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य बना 2005 में। 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। 2017 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। दल बदल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या ही मानी जाती है और एक बहुत बड़ा अभिशाप भी माना जाता है। ज़्यादातर ये परिस्थितियाँ देखी गई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लोग दल बदलते हैं सत्ता पाने के लिए, सत्ता भोगने के लिए, पद पाने के लिए। आप देखिए, मैं हमेशा जहाँ जिस दल में रहा, हमेशा विपक्ष में रहा। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं जिला पंचायत सदस्य था,
लोग मुझको समाजवादी पार्टी से जोड़ते हैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो निर्दलीय होता है, लेकिन क्योंकि समर्थन मैंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को उस दौर में दिया था तो लोग जोड़ते हैं, मैं उसको ही मानता हूँ। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मैं निरंतर विपक्ष में रहा। जब 2017 का चुनाव आ रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष था। आपको याद होगा यही प्रशांत किशोर जो कांग्रेस पार्टी को उस समय लीड कर रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे, राहुल जी उनके मार्गदर्शन पर पूरी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौर में वो जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते थे, चुनाव आते आते इनका नारा बदल गया। इन लोगों ने लड़कों को साथ पसंद है, कौन कौन से नारे उस समय दिए, वो दो लड़कों को, दो युवाओं को जोड़ दिया। हम लोग खाट सभा करते रहे, हम लोग आंदोलन करते रहे, हम लोग कमिश्नर का घेराव करते रहे, हम लोग तहसीलों का घेराव करते रहे, और टिकट वितरण होते होते और चुनाव नज़दीक आते आते दोनों दलों में गठबंधन हो गया। और जब गठबंधन हुआ, हमारे जैसा नौजवान जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लाठियां खा रहा था, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, जो अपने ऊपर मुकदमे लगवा रहा था, जो जेल यात्राएं कर रहा था, उस दौर में मैं तो कहूँगा मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, मेरे जैसे नौजवान को पहचानने का काम किया। चुनाव के पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जी, मुझे चुनाव के पहले बुला करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम किया और एक ऐसे नौजवान को टिकट देने का काम किया जिसने ज़मीन पर काम किया था जी। और ईश्वर की कृपा रही, प्रदेश में सरकार बनी, बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ मैं चुनाव जीता और आज भी वो यात्रा चल रही है। मुझे लगता है कि जो आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया, जो लाठी खाई, जो प्रचार किया, फायदा आपको उसका मिला। निश्चित रूप से जनता का विश्वास मेरे साथ था। एक एक मतदाता जो उस दौर में कांग्रेस पार्टी को जिसने वोट दिया था, वो एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ और आज वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके निश्चित रूप से देश सेवा में लगा हुआ है। एक चीज़ बताइए, जो बीजेपी में मिलवाने का काम किसने किया, कांग्रेस से बीजेपी में कैसे आए? देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लोग दूर से कुछ भी गॉसिपिंग करें, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में कहना चाहता हूँ। जिस बुद्धिमत्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करती है, जिस समझदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा और निचले स्तर पर म्युनिसिपल बोर्ड तक भारतीय जनता पार्टी की नज़र में रहते हैं। कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, इसको उनकी जो मॉनिटरिंग टीम है, उनकी जो सर्वे टीम है, वो निरंतर काम करती रहती है। और नेतृत्व तो ऐसे लोगों से खुद संपर्क करके या वो लोग संपर्क किसी न किसी माध्यम से हो करके उसका निर्णय होता है और वो परिणाम निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, वो इसी वजह से मिलता है। 2024 में टिकट वितरण में कहीं कुछ भूल चूक हुई क्या? आला कमान से कुछ जो चीज़ें आई, जो परिणाम आए, जो उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए? देखिए, वो केवल टिकट वितरण एक किसी भी हार और जीत में केवल एक विषय नहीं होता है, एक कारण नहीं होता है। टिकट वितरण एक अलग विषय है। कहीं पर बहुत अच्छे टिकट हो जाते हैं, कभी जब आप 10 निर्णय करते तो 1-2 निर्णय कभी गड़बड़ भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के ठीक थे। कुछ ऐसे मुद्दे थे जहाँ पर विपक्ष एकजुट हो गया, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कहीं कम नहीं हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का वोट कम हुआ है और वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, विपक्ष की ओर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ। उस पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपको परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा। अगर हम आपने आने वाले समय की बात की, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें आप किस तरीके का देख रहे हैं कि हाँ काम बोलता है और काम के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है? देखिए, जो उपचुनाव हैं, उन उपचुनाव में आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, विपक्ष के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए। कहीं ना कहीं आप भारी बहुमत के साथ में ये 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है। आज विकास की धारा, विकास की गंगा, अनेकों ऐसे मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हैं जिस वजह से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को नहीं छोड़ सकती।
योगी जी के बिना इस प्रदेश की कल्पना करना ही इस समय बेईमानी है। लेकिन विपक्ष के भी तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। अभी देखिए अखिलेश यादव ने कल ही निशाना साधा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बबुआ 12-12 बजे तक पहले सोते थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात करें। लेकिन अगर क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया भी हुई है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे भी चालू है। देखिए, अखिलेश जी का और योगी जी की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। आप मीडिया जगत से हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल जानते हैं, उनकी कार्यशैली जानते हैं और योगी जी की भी कार्य क्षमता जानते हैं। दोनों की कार्य क्षमता में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। केवल विपक्ष के नाम पर केवल एक जात विशेष की राजनीति करना, एक धर्म विशेष की राजनीति करना, केवल चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास करना, यही एक हथियार विपक्ष के पास है। वही काम राहुल जी करते हैं, वही काम अखिलेश जी करते हैं, वही काम बंगाल में ममता जी करती हैं, वही काम बिहार में तेजस्वी जी करते हैं। यही एक फार्मूला है, यही एक दवा है जो विपक्ष के पास है। हम लोगों के पास केवल एक सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में योजनाएं हैं, नीतियां हैं, एक से एक ऐसे काम हैं जिनको हम गिना करके जनता के बीच में जा कर के जनता की अदालत में खड़े हो सकते हैं। इस तरह अनेकों ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं। चुनाव हार और जीत कोई पैमाना और नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से ये नियत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी योजना हो वो ज़मीन तक गई है, हर वर्ग तक गई है, हर समाज तक गई है। हमने कहीं पक्षपात करने का काम नहीं किया है। योजनाओं के जिस तरीके से आपने बात की अभिजीत जी, विकास को लेकर के बात की, और आप मुख्यमंत्री जी से भी लगातार मिलते रहते हैं, और अभी मैंने देखा आपका सोशल मीडिया के कि पांडु नदी को लेकर के 4 लेन पुल को लेकर के, तो विकास की जो बयार बहेगी आने वाले समय में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, किस तरीके की बातचीत होती है विकास को लेकर के, क्या कुछ रोड मैप आगे के लिए तैयार होता है? देखिए, योगी जी को तो मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि मैंने रात में भी उनको 12 बजे अगर किसी विकास या किसी समस्या को लेकर के अगर फ़ोन किया है तो उन्होंने रात में 12 बजे मुझसे बात की है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैं जब पहली बार विधायक बना, मेरे क्षेत्र में एक घटना हुई, मैंने फ़ोन किया महाराज जी के यहाँ रात में 12 बजे कि शायद किसी डे अफसर से बात हो जाए। आपको उम्मीद थी कि फ़ोन उठ जाएगा? नहीं, कि डे अफसर से ही बात हो जाए, इस कल्पना के साथ फ़ोन किया कि डे अफसर से बात हो जाएगी तो संबंधित अधिकारियों को, क्योंकि लखनऊ का प्रकरण था, कानपुर का होता तो मैं स्वयं बात कर लेता, लखनऊ का प्रकरण था आपका KGMU का। तो मैंने जब बात की डे अफसर से तो उन्होंने रात में 12 बजे मेरी योगी जी से बात करा दी। तो रात में 12 बजे जब योगी जी से बात हुई मेरी महाराज जी से, तो पूरा प्रशासनिक अमला KGMU पहुंच गया 10 मिनट के अंदर। जो बेचारा मरीज़ था उसको एडमिट कराने के लिए लखनऊ कमिश्नर वहाँ खड़े थे, लखनऊ DM वहाँ खड़े थे, SP खड़े थे। अब इससे ज़्यादा सजग मुख्यमंत्री की कल्पना हम लोग तो नहीं कर सकते। रात में 12 बजे विधायकों का फ़ोन उठ जाता है तो उसको एक अच्छा विधायक माना जाता है, और अगर मुख्यमंत्री का फ़ोन रात में 12 बजे उठ रहा है और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 2-4 उदाहरण मेरे पास है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी सबसे ज़्यादा अगर मैं अच्छी बात अगर कहूँ या कहें कि सबके जीवन में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है कि हाँ मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ, मुझे वो उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक लगता है। तो आप कहेंगे क्या कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है? देखिए, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सत्ता के केंद्र हैं। इस समय अगर ये बात मैं कहूँगा तो, और क्योंकि मैं उनका विधायक हूँ, तो लोग कहेंगे कि भाई विधायक हैं तो मुख्यमंत्री जी के वो पक्ष में बोलेंगे ही, उनको खुश करने के लिए बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राजनीति में अगर मेरा कोई आदर्श है तो योगी आदित्यनाथ जी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से उनका आम जनमानस में भी एक वो है कि जब मुख्यमंत्री यूं ही नहीं कोई सबका मनपसंद बना हुआ है, जब नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को लेकर के लगातार उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अभिजीत जी का कितना आगे सहयोग है? देखिए, आप जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ
योगी आदित्यनाथ जी की व्यक्तित्व की जब आप विशेषता की बात करते हैं जी जी जी। तो उनकी कर्मठता की बात होती है, उनकी ईमानदारी की बात होती है, लेकिन व्यक्ति की पहचान हमेशा निर्णय से होती है। बहुत ईमानदार लोग इस देश में हैं, केवल योगी जी नहीं हैं, बहुत और भी हैं, बहुत और भी कर्मठ लोग हैं, लेकिन योगी जी के व्यक्तित्व की विशेषता मेरी नज़रों में उनके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है और अपने निर्णय पर स्टैंड करने की जो क्षमता है, बड़े बड़े दबाव के बावजूद भी वो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। ये क्षमता मैं तो मानता हूँ ईश्वर की एक बहुत बड़ी उन पर कृपा है। किसी तरह का उन पर कोई दबाव इस्तेमाल लोग करके विफल होने का ही काम करते हैं, वो कभी दबाव में आने का काम नहीं करते हैं। और जहाँ तक मेरी योगदान की बात है तो योगी जी तो हवन कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हवन कर रहे हैं, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए हवन कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के उस पुराने गौरव वैभव को वापस लाने के लिए हवन कर रहे हैं। तो मैं तो उसमें आहुति देने के लिए निरंतर उनकी उस सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ, देता रहूँगा और उनके लिए जो कुछ भी कर पाऊँगा इस प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी, वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश की पहचान माफियाओं से होती थी। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से हो रही है और योगी आदित्यनाथ के नाम से हो रही है। उस पहचान को हम लोग आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल। जब हम विकास की बात करते हैं, आपके क्षेत्र की विकास की बात करें, खास करके मैं बिठूर जहां का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बिठूर में आप कौन सी ऐसी तमाम सारी जो नई योजनाएं हैं, चाहे वो युवाओं को लेकर के बात करें, चाहे वो महिलाओं को लेकर के बात करें, या फिर वो एमएसएमई सेक्टर में बात करें? देखिए, विकास का मापदंड नाली, सड़क, खरंजा, पानी, बिजली, ये तो होता ही है। बिल्कुल। ये तो एक मूलभूत समस्या भी मान लीजिए, चाहे विकास का मापदंड भी मान लीजिए। इसकी अगर बात करें तो सड़कों का तो हमने अपने क्षेत्र में, हमारी बिठूर विधानसभा में, मैं जब पहुंचा था 2017 में विधानसभा, तो मुझे एक जर्जर विधानसभा प्राप्त हुई थी जहां 200 गांव में बिजली नहीं थी। यहाँ पर खंबा, बल्ब, तार एक सपना होता था। 2019 आते आते उन 200 गांव में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। अनेकों ऐसे मार्ग थे जिन मार्गों पर 1.5 से 2 घंटा उन मार्गों का सफ़र तय करने में लगता था। आज वो मार्ग एक चमचमाते हुए चौड़ीकरण के साथ में वो मार्ग सुंदर बन चुके हैं। उन मार्गों का मैं नाम भी ले सकता हूँ आपके सामने। किसान नगर बिधनू मार्ग, आपका रमईपुर से सचेंडी होते हुए रंजीतपुर मार्ग, आपका भौती से भैला मऊ होते हुए आपका भौती खेड़ा होते हुए आपका सुरार मार्ग, आपका भौती भीमसेन मार्ग, आपका डिफेंस कॉरिडोर वाला मार्ग, आपका कल्याणपुर बिठूर मार्ग। इसके अलावा गंगा बैराज से इस समय मंधना वाला 150 करोड़ की लागत से एक मार्ग बन रहा है। एक हमारे यहाँ रिंग रोड का निर्माण कानपुर में हो रहा है जिसका 70% एरिया बिठूर विधानसभा से होकर के गुजर रहा है। तो बिठूर में तो एक मार्गों की क्रांति आई है। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो बड़ी सहज ये प्रसन्नता हो रही कि सब मेरे कार्यकाल में ये काम हो रहे हैं कि कर सब महाराज जी रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है क्षेत्र में। तो वो स्थिति है। उसके अतिरिक्त जहाँ तक रोजगार की बात है, मेरे क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर भी आज बिठूर विधानसभा क्षेत्र में है, जो आपके भारत के जो एक डिफेंस मानचित्र में एक जिसकी एक चर्चा पूरे देश में होती है, डिफेंस कॉरिडोर, तो हमारे कानपुर में है तो वो बिठूर में, साड़ क्षेत्र में। आज मेगा लेदर क्लस्टर अगर कहीं बन रहा है तो वो बिठूर क्षेत्र में बन रहा है, रमईपुर क्षेत्र में बन रहा है। रिंग रोड हमारे बिठूर विधानसभा क्षेत्र में 70% एरिया कवर कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ छोटे छोटे जो आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, आज आपका भौती एरिया जो पनकी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो सब बिठूर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों यूनिट लगी हुई है, जहाँ सैकड़ों हजारों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। उनको किस तरह अच्छी बिजली मिले, किस तरह अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किस तरह अच्छे मार्ग हों जिससे उनको एक अच्छा वातावरण उनको हम लोग दे पाएँ, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उसमें सफल भी हैं। जी, और प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लखनऊ से चलें
तो जब बीजेपी का एक कहा जा सकता है कि एक वर्चस्व है, देखिए सरोजनी नगर इलाके में विधायक राजेश्वर सिंह, थोड़ा और आगे बढ़े देखिए अब उन्नाव की जैसे पूर्वा सीट से बात करें वहाँ अनिल सिंह, सांसद साक्षी महाराज जी, थोड़ा और इधर अगर बिठूर की तरफ आएँ तो अभिजीत जी हमारे सामने ही हैं, थोड़ा और आगे चले जाए अभी देखिए रमेश अवस्थी जी सांसद चुने गए कानपुर के। तो ये पूरा का पूरा एक जो मिश्रण है कह सकते हैं कि पूरा ये, और ये विकास की नई बयार शायद इसी वजह से देखी जा सकती है। देखिए, तो गोमती गंगा की बात आप कर रहे हैं, एक गोमती जी से लेके और गंगा जी के बीच की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पर आस्था रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर विश्वास करने वाले लोग, ऐसे लोग इस क्षेत्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी को हम आप देख रहे हैं, तब से आप देखा होगा आपने, इस क्षेत्र में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभिजीत जी, ये तो राजनीति की बात हो गई, तमाम सारी चीज़ों की बात हो गई। अभिजीत जी जब अकेले रहते हैं, जब जीवन का जब एकाकीपन होता है, सबके जीवन में एक थोड़ा सा टीस होती है कि हाँ ये अभी मैंने अचीव नहीं करा है, तो अभिजीत जी क्या सोचते हैं कि ये काम करना है, मुझे इस मुकाम पे जाना है? देखिए, पद का नाम लेना तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। पद का मतलब सीमा है, और सीमा में मुझे रहना नहीं है, तो वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। जब जो पद मिलना होगा डिग्री के रूप में वो मिलता रहेगा, लेकिन मेरे पास आप कभी भी आएंगे, और मेरे पब्लिक से मैं मिलता हूँ, अपने ऑफिस में सब में हर क्षेत्र के लोग आते हैं, चाहे वो सीट सुरक्षित सीट के लोग हों, चाहे वो हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोग हों, चाहे दूसरी विधानसभा के लोग हों, चाहे दूसरी लोकसभा क्षेत्र के लोग हों, चाहे दूसरे जिले के लोग हों, मैं जिस लायक हूँ। देखिए, जनता से समझदार कोई नहीं है। जनता को पता है कि ये काम इंस्पेक्टर से होना है, ये काम लेखपाल से होना है, ये काम सांसद से होना है, ये काम विधायक से होना है। जनता से समझदार कोई नहीं है जी। तो वो समझ करके आपने बिल्कुल वो आ जाती इंस्पेक्टर है। की बात की, हाँ। एक पुलिस वाला, मुझे आपका एक वाकया याद आ गया जब आप लेकर के उस मामले को पहुंचे थे और आपने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखो किस तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ की पुलिस कैसे कर रही है, तो वो आपने एक नसीहत भी दी थी, वो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसकी क्या सच्चाई थी, क्या हकीकत आलोक थी? जी, हाँ। पुलिस जो है निश्चित रूप से हर विभाग में, देखिए तंत्र है, हम सब लोग तंत्र के हिस्से हैं, तो हर विभाग में अच्छे बुरे लोग होते हैं। पॉलिटिकल जब फील्ड पे आप जाएंगे तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है मैं किसी के लिए अच्छा हूँ, हो सकता है मैं किसी के लिए अच्छा ना हूँ। इसी तरह पुलिस विभाग में भी बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी पाए जाते हैं बीच बीच में जांचों के माध्यम से या कहीं कोई घटनाओं के माध्यम से, जिन पर कार्रवाई करना आवश्यक है, जिनके समय समय पर गलत कामों को चिन्हित करके उनको सार्वजनिक रूप से मुझे तो कहने में वो नहीं है, उनको सज़ा दिलाना आवश्यक है। और योगी जी निरंतर आप देख रहे हैं, योगी जी के कार्यकाल में ऐसा तक वातावरण बना है कि आईपीएस तक को जेल जाना पड़ा है, अनेकों आईएएसओ को भी सस्पेंड होना पड़ा है। जो गलती करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई साधारण पुलिस वाला हो, चाहे कोई तहसील का कोई कर्मचारी हो, योगी जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें जो बाधक बनेगा उसको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे और जनता की अदालत में खड़ा करने का काम करेंगे। एक अभिजीत जी, वो कौन सा मामला था जिसमें 25,000 का जो था इनामी, उसको आप बचाने के लिए गए थे? फिर मुझे ये भी याद है, अच्छा कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपको तलब किया था, इसका ये मुझे वाकया ज़रा बताइए। तलब ऐसा था, देखिए वही मैंने आपसे कहा कि देखने का नज़रिया होता है, किसी के लिए कोई आदमी अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। पुलिस को मैं आज भी अपनी बात पे अडिग हूँ, उसको गलत तरीके से उस एक अबोध बालक को अपराधी बनाने का प्रयास उस एक तंत्र ने किया था। उसके ऊपर जल्दबाजी में 25,000 का इनाम खोला गया था, जिसकी जांचें भी हुई हैं, बहुत वो कानूनी प्रक्रिया है, वो न्यायालय में लंबित है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर देखिए, समाज का कोई भी वर्ग या तंत्र का कोई भी पार्ट अगर गड़बड़ी कर रहा है तो उसको हमको आपको, जो काम मीडिया का है हमारा भी है, कि हमको उसमें खड़े होकर के उसकी बात कहनी होगी, रखनी होगी। मुझे तो ये सवाल पूछना है कि जब तलब किया गया था तो
क्या बोला था? ये बड़ा एक महाराज जी ने पूरे उत्सुकता प्रकरण है। की जांच कराई, पूरे प्रकरण की जांच कराई, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की। और महाराज जी हमेशा, एक वही विषय नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल्स में सब पड़े हुए हैं, मेरे बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, एक दो प्रकरण नहीं है कि महाराज जी ने एक बार, मैं महाराज जी को जब ज़रूरत होती है वो मुझे बुला लेते हैं, मुझे ज़रूरत होती है मैं उनसे मिल लेता हूँ। महाराज जी जैसा ऐसा आज तक इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने विधायकों को इतना समय दिया हो। तो जहाँ तक महाराज जी की बात है, महाराज जी का यही कहना है कि जहाँ पर भी कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, कोई ऑफिसर गड़बड़ करे, गलतियाँ करे, आप लोग हम तक सूचना करिए, बताइए, हम लोग जांच करा के उन पर कार्रवाई करेंगे। ओके जी, अधिकारियों के साथ, खास करके मैं पुलिस अधिकारियों को लेकर के बात करें, खुद भी अफसरशाही जिस तरीके से कभी कभी लगता है कि नहीं हावी होती नज़र आ रही है, तो आप महसूस करते हैं इस चीज़ को? ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं महसूस करता, हावी हो ही नहीं सकती है। जिसके साथ जनता है और जनता की अगर आप आवाज़ सही नीयत के साथ उठा रहे हो तो किसी अधिकारी की वो हैसियत नहीं कि गलत काम कर सके, लेकिन उसके लिए आपके भीतर भी नीयत का समावेश होना चाहिए। आप किसी अधिकारी से तभी लड़ सकते हैं जब आप खुद सही हो, और मैं डंके की चोट पर लड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं सही हूँ इसलिए लड़ता हूँ। जी, लेकिन समय समय पर आपकी दबंगई और वो बिंदास अंदाज, बेबाक बोल, वो आपके साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। शायद जनता का प्रतिनिधित्व, और सबसे बड़ी बात जनता का समर्थन आपके साथ है, तो ये जो एक ताकत है ये आपको जनता से कहीं ना कहीं मिलती है। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए सफलता का मापदंड हार और जीत नहीं होती। ठीक है, आज के दौर में पैमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जनमानस के मध्य विश्वास जो है वो भी आपका एक बहुत बड़ा पैमाना है। जनता ऐसे नहीं किसी के साथ खड़ी होती है। आज योगी जी के साथ पूरा प्रदेश इसलिए खड़ा है क्योंकि योगी जी ने एक ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की है, और वो हम लोग के लिए आदर्श है। और जो मेरे पास इकाई विधानसभा के रूप में है, उस इकाई में मैं भी वही प्रयास करता हूँ। जी, आप पर आरोप कई सारे लगते हैं, जबकि आप इतनी बेबाकी से, ईमानदारी से लगातार कार्य योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा कौन सा फैक्टर लगता है कि हाँ भाई मैं तो ईमानदारी से गया, देखो थाने भी गया तो उसको बचाने गया, मैं उस निर्बल की आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सवालों के घेरे में आ जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, आरोप तो उस पर नहीं लगेंगे ना जो अपना ICU में लेटा रहेगा, जो सोता रहेगा, जो फील्ड पे रहेगा, काम करेगा, अधिकारियों से बात करेगा, लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। और जब कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होंगे तो सामने वाले के पास तो कोई चारा नहीं बचता ना आरोप लगाने के अलावा। आरोप लगाना तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, उसको सिद्ध भी करिए, उसको सिद्ध करिए, या तो आप सिद्ध करिए या तो हम सिद्ध करेंगे, और जो सिद्ध करेगा वही सही है। जी, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर कहते हैं काम बोलता है, तो अभिजीत जी के वो ऐसे विधायक बनने के बाद कौन से ऐसे काम हैं जो वहाँ की जनता कहती भाई ये तो हमारे विधायक जी ने काम किया, ये कोई पिछली सरकारें इतनी आई किसी ने नहीं किया, वो ऐसे कौन से काम हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 110 किलोमीटर लंबी विधानसभा का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। भौगोलिक रूप से मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे अजीबोगरीब विधानसभा है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। हम लखनऊ पहले आ सकते हैं, अपने क्षेत्र के दूसरे कोने में देर में पहुंचते हैं। तो उन क्षेत्रों में जो अभी मैंने आपको बता चुका हूं, जब विकास के मापदंड की बात होती है, जनता को तो जो विकास की एक एक विषय पर जनता चर्चा करती है। जब आप बिजली की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया, मैंने 200 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैंने उन गांव, अभी आपको सड़कें गिनाने का काम किया जहां पर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लोगों को रास्ता मूवमेंट करने में लग जाता था। इसके अतिरिक्त हमारे बिठूर में पर्यटन के क्षेत्र में जो टूटे हुए घाट थे, वो नमामि गंगे परियोजना से हमने बिठूर के घाट बनवाने का काम किया है। आज एक ऐसा वातावरण हमारे बिठूर के अगल बगल पूरे क्षेत्र में बना है, आप जा कर के देखेंगे। कानपुर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह हमारी बिठूर बन करके तैयार हो चुकी है। रिंग रोड आज हमारे बिठूर में 70% से ज़्यादा एरिया हमारे बिठूर क्षेत्र में बनता जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, अनेकों कंपनियां, अडानी करने तो अपना प्लांट शुरू भी कर दिया है, और भी कंपनियां ज़मीन पे उतरते जा रही हैं। हमारा लैदा क्लस्टर बनने जा रहा है, उसके लिए ज़मीन का सीमांकन हो चुका है, अधिग्रहण होना का कुछ प्रक्रिया बाकी है।
बहुत से ऐसे विषय हैं। जी बिल्कुल। बिठूर को जिस तरीके से आपने विकास को लेकर के बात की, पर्यटन नगरी के रूप में लगातार विकसित की जा रही है और उसी संदर्भ में आपका काम भी जारी है। कार्तिक मेला बिठूर का बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त वहाँ पर आते हैं, बुजुर्ग भी। उनके लिए क्या कुछ खास प्रावधान है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, खास करके मैं बुजुर्गों को लेकर अगर इस बात बार करूं हम लोगों ने एक सुधार कराने का प्रयास किया है कि बिठूर में जो तीर्थ में गंगा का जो मेला कार्तिक पूर्णिमा का लगता था बिठूर तीर्थ में, उसको हम लोगों ने गंगा जी के तट पे लगवाने का प्रयास किया है। अभी तक एक वो छोटी सी फील्ड पे लगता था, उसमें कभी भी कोई घटना हो सकती थी, कोई दुर्घटना का आशंका रहती थी। तो अब गंगा जी के तट पर, जैसे संगम में आप जाते हैं तो आप देखते हैं तट पे पूरी व्यवस्था होती है और सैकड़ों बीघे ज़मीन है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को आपाधापी नहीं हो सकती। कोई जब लाखों लोग आते हैं गंगा स्नान पर, तो एक ऐसी व्यवस्था इस बार शुरुआत की है। और इस बार उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस मेले को एक वृहद रूप देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी हमेशा हाँ, उत्सुक बिल्कुल रहते हैं, वो देते तो हैं। कभी मना ही नहीं करेंगे। बिल्कुल करते हैं, वो और तो भी जब हर फील्ड पे काम करते सर आप लेकर के जाएंगे हाँ, जब अपना एक बिल्कुल हम विश्वास है। जी। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात करें, जब विकास की एक बयार की बात की, जब हम क्रांतिकारियों की धरती की बात करते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों की वहाँ दानाराव पर, पेशवा, तो बिल्कुल ये तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं, गिनाने के लिए काफ़ी हैं, और उसी धरती को आपने अपनी कर्मभूमि बनाया है। तो ऐसा क्या कुछ खास आप एक रोल मॉडल बने हुए हैं लोगों के बीच? देखिए ये भी कहाँ किसने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं ये कर्ज तो होता ही है। अब कर्ज भी है, फर्ज भी है। बिठूर की धरती पर जन्म लिया है, और ये मेरा तो हम सबके लिए सबसे कहते हैं कि जितना अयोध्या वासियों के लिए अयोध्या का महत्व है, जितना काशी वासियों के लिए काशी का महत्व है, जितना मथुरा वासियों के लिए मथुरा का महत्व है, उतना ही हम बिठूर वासियों के लिए बिठूर का महत्व है। और मेरा प्रयास रहेगा कि किसी तरीके से बिठूर का वो पुराना वैभव लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो बिठूर ने आज़ादी में, देखिए जितने भी मैंने क्षेत्रों के नाम लिए, इन क्षेत्रों के इतिहास में आध्यात्म है, लेकिन बिठूर एक ऐसी धरती है जिसमें आध्यात्म और क्रांति दोनों का मिश्रण है, और जिसको अभी वो वैभव दिलाना बाकी है, जिसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम वो वैभव लाएंगे। और वो तल्ख तेवर आपके एक्स पर मैंने देखे, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर भी आपने तल्ख टिप्पणी की कि 3 तो अब हम मंदिर लेके ही रहेंगे, अपने आप दे दो, वो जो आपके मैंने देखा, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के आप चल रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए इस देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हिंदुओं ने बड़ा हृदय करके सौहार्द बनाने का काम किया है, और अब बारी हमारे मुस्लिम भाइयों की भी है कि उनको बड़ा हृदय करके ऐसे विषयों पर बड़ा दिल करें और ऐसे विषयों को समाप्त करने का काम करें, जिससे दोनों जो भाईचारे की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती हैं, केवल वो बातें ना होकर चरितार्थ हो। वो तभी हो सकता है जब हमारे मुस्लिम भाई दिल बड़ा करें। तो इसके लिए क्या लगता है पहल कहाँ से होगी, शुरुआत हो कहाँ से जाएगी, होगी? हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए आपके बीच में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे मुस्लिम वर्ग में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मिलते रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस तरह के विवाद खत्म होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए, क्योंकि इन विवादों की वजह से ही ऐसे फर्जी नेताओं की नेतागिरी चल रही है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति बंद हो जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा दिन आएगा जो मुस्लिम वर्ग के भी अच्छे लोग बाहर निकल करके आएंगे और ऐसे विवादों को समाप्त करने में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से भी इस बात को लेकर के कह चुके हैं, चाहे वो ऐसे हिंदुत्व के मामले को लेकर के हो, अभी चाहे ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के हो, फिर चाहे काशी का मामला हुआ, फिर उसके बाद अब मथुरा का मामला भी देखिए कोर्ट में है। आप इस पूरे सिनेरियो को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए हर आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान ले लीजिए, चाहे आप चाहे मुगलों का इतिहास देख लीजिए, और चाहे आप ये क्रांतिकारियों का इतिहास देख लीजिए, आप अतिकांत होता है।
और बहुत से ऐसे विषय हैं जो अपने आप इनका अंत होगा और सब चीज़ें जो एक जनभावना है उसके अनुरूप हो जाएगी। समय आने दीजिए, धीमे धीमे सब होता हुआ दिख रहा है। 2017 में जिस तरीके से एक विजयी पताका लहराई, ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है जीत का, तो 2027 के लिए अभी से बधाई दे सकते हैं अभिजीत जी को? बधाई तो निश्चित रूप से बधाई भी है, और आप मीडिया के भाइयों का सहयोग भी रहता है, अपने से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद भी रहता है, और फील्ड पे निरंतर, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव आने जा रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हुए, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो परिलक्षित करता है कि परिणाम क्या आने वाला है। तो निश्चित रूप से अभी से अपने मुंह से तो अपने लिए नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि योगी जी की सरकार बनेगी, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम सब विधायक फिर से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा के वैभव को बढ़ाएंगे। जी, विपक्ष को जिस तरीके से चाहे वो सवाल उठा रहा है, चाहे वो संविधान का मुद्दा उठाया था विपक्ष ने, अभी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वो उन आशाओं के अनुरूप नहीं आए, तो उसमें क्या लगता है कि चूक कहाँ पर हुई, या अब वो गलती नहीं होगी, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो या फिर अपने विकास को लेकर के, या फिर अपनी बात पहुंचा नहीं पाए जनता तक, या विपक्ष ज़्यादा सक्षम रहा इस बात में अपनी बात पहुंचाने में? फिर मैं आपसे कहूँगा कि एक कारण तो है नहीं, बहुत से कारण हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा का चुनाव है ये स्पष्ट कर देगा। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव में हम लोगों ने देखा अपने कैंडिडेट्स के अंदर, और कहीं ना कहीं कुछ अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भी। उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। फील्ड पे आपने देखा होगा, जो संविधान की बात करके गुमराह करके एक वर्ग विशेष का वोट पाने में सफल होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से परिणाम प्रभावित हुए। आप देखेंगे और जानेंगे कि पूर्व में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई समाजवादी पार्टी से हुआ है तो वही वर्ग हुआ है। अब आज फील्ड पे जो इस तरह के लोग धोखा खा करके, हमारे कुछ हो सकता है हमारे प्रत्याशी चुनाव हारे हों, अपनी ज़मीन की स्थिति को ना समझ पाए हों, लेकिन जो लोग जीते हैं, केवल जीतने से तो उनका काम नहीं हो गया, अब उनको 2.5 साल जनता की सेवा भी करनी है। और जब 2.5 साल में उनके कार्यशैली और उनके कार्य देखेंगी जनता, तो निश्चित रूप से फिर उन्हीं सांसदों को, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर जनता उन्हीं के पास जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार 27 में भारी बहुमत के साथ अपना बहुमत सिद्ध करेगी। यानी कि अगर आपके काम की बात करें तो काम बोलता है, और वो आप अगर वोट मांगने जाएंगे तो जनता के बीच बताने के लिए काफ़ी है, या यूँ कहें कि गिनाने के लिए काफ़ी है, या उससे भी ज़्यादा कहें कि काम तो बोलता है? आपको शायद ज़्यादा कुछ मुझे लगता है कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं आगे की बात करूं 2027 के। देखिए, जनता को काम भी चाहिए, संवाद भी चाहिए, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी काम की वजह से कभी चुनाव नहीं हार सकती। काम भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है जो 50 वर्षों में कोई भी सरकार नहीं कर सकती। बस आज हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है, विधायक सांसदों को आवश्यकता है कि जनता के बीच में संवाद स्थापित बनाए रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक रूप से, जनता के बीच में जा कर के, उनके सुख दुख में खड़े हो कर के, चाहे उनके सामने कोई भी समस्या हो उनके बीच में पहुँचें। निश्चित रूप से अगर संवादहीनता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने अभी साफ तौर पर अभी आप विधायकों के भी साथ एक बैठक की, उसमें क्या कुछ गुरु मंत्र दिया? यही गुरु मंत्र दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों को सोशल मीडिया पे काम करना है, जनता के बीच में रहना है, जो विकास कार्य और योजनाएं और नीतियां हैं जो जनता जिनसे लाभ ले रही है, वो जनता के बीच में बार बार जा कर के उसकी चर्चा करनी है, जनता के सुख दुख में खड़े होना है। निश्चित रूप से जनता, भारतीय जनता पार्टी से सुगम सरकार कोई हो नहीं सकती है। इतना अच्छा वातावरण योगी जी ने प्रदेश का बनाया है। ये सब चर्चाएं अगर हम जनता के बीच में करते रहेंगे तो जो जाति के पिच पर अखिलेश जी चुनाव को लड़ना चाहते हैं, विकास की राजनीति, वो फेल हो जाएगी। वो उत्तर प्रदेश की जनता अब इस धोखे में नहीं फंसेगी कि पूरा प्रदेश दंगों की आग में जले
और सफाई में केवल उत्सव मने, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, वो दंगों का दंश भी देखा है पिछली सरकारों में, चाहे बात करें मुजफ्फरनगर कांड या फिर मथुरा जैसा कांड जो हुआ है। अब उनकी परिणति नज़र नहीं आती है, यानी कि साफ तौर पर योगी जी के नेतृत्व में हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगर मैं योजनाओं को लेकर के अभिजीत जी बात करूं, तो साफ तौर पर एक निर्देश भी दे रखा है अधिकारियों को भी कि कोई भी फाइल 3 दिन से ज़्यादा रहनी नहीं चाहिए टेबल पर, और विधायकों के लिए भी ये निर्देश है कि एसी रूम से निकल करके फील्ड में जाएं, लोगों को योजनाएं बनाएं। कई बार ये होता है, एज बिंग जर्नलिस्ट मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को, कि तमाम सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उन तक मिल नहीं पा रहा, लोगों को पता ही नहीं होती कि उनके लिए ये योजनाएं बनी हैं। इस संदर्भ में क्या कुछ कार्य योजनाएं? देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकता कि हर योजना या नीति ज़मीन तक होती है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर आया है। आप देखिए, अच्छा, मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, याद है आपको? बिल्कुल, चाहे वो स्वच्छता के मिशन को लेकर के बात करें, किसानों को लेकर के बात करें, तो उन्होंने हर वर्ग को लेकर सबसे पहला काम उन्होंने जनधन खाता खोला। और जब जनधन खाता खोला तो हर लाभार्थी के अकाउंट में सीधे पैसा आना शुरू हुआ, चाहे वो शौचालय का पैसा हो, चाहे वो आवास का पैसा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, आयुष्मान योजना हो, अब सब अकाउंट में पहुंचना शुरू हुआ। उससे क्या सबसे बड़ा अंतर हुआ कि आपका जो भ्रष्टाचार और योजनाओं के लाभ की आप बात कर रहे हैं, आज की तारीख में 100% लोगों को अकाउंट के माध्यम से उसमें बेईमानी नहीं हो सकती है। अगर शौचालय का पैसा गया है तो वो उसी के अकाउंट में गया है, उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। ये व्यवस्था मोदी जी ने की और उसको क्रियान्वित आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर आया। पहले आप याद करिए, गांव में 5 शौचालय जाते थे और प्रधान का जो समर्थक होता था, प्रधान उसी को दे देता था। उसमें भी बहुत शिकायतें, आरोप लगते थे। आवास आते थे, इंदिरा आवास आते थे और गांव में 2-4 लोगों को मिलते थे और उसमें भी प्रधानों पर आरोप लगता था। आज मैं बताऊं आपको छोटा सा उदाहरण, प्रधानमंत्री आवास योजना से आप केवल नगर पंचायत बिठूर चले जाइए, 1500 आवास बने हुए हैं। 1500, 10,000 की आबादी में, वोटर्स में 1500 आवास, कल्पना करिए। कोई कच्चा घर नहीं है और जो हैं 10-15, उनकी भी सूची बन गई है कि इस बार योजना आएगी तो आपका भी बन जाएगा। उसमें हिंदुओं का भी बना है, उसमें मुस्लिमों का भी बना है, अगड़ा पिछड़ा दलित, जो गरीब है, जो बेघर है, जिसके घर जो छत जो है कच्ची है, उसको घर दिया गया है। ये योजना है जी, हर घर छत, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। देखिए ये कितना बड़ा विजन है कि हमारे देश का कोई भी मतलब नागरिक के सर पर छत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बेचारा बरसात में भीग रहा है, उसके घर में पक्का घर नहीं है उसका। कितनी बड़ी योजना थी जी। अच्छा, इन तमाम सारी योजनाओं के बीच एक ऐसा सवाल जो मैं बुज़ुर्गों को लेकर के ख़ास कर, आज भी ऐसी खबरें आती हैं सुदूर इलाकों में, चाहे वो बिटूर के या कहीं के भी किसी भी इलाके के लिए मेडिकल की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो आज भी कई बार खबरें आती हैं कि लोग देखिए अपने रिक्शे पर, उसने वहाँ पर डिलीवरी हुई, वहाँ पर हुई। पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्था आज भी लगता है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, खास करके सुदूर इलाकों में। वहाँ पर लगता है कि हाँ, इस क्षेत्र में अभी कार्य करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये समस्याएँ आती हैं। लेकिन आप देखिए 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तब इस प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे। आज देखिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया, 80% जगह बन भी गए। अब जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे, लोग छात्र पास आउट होंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, वही संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है और वही संख्या सुदूर गांव तक पहुंच रही है। आज की तारीख में हर जगह देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, 5 लाख का आयुष्मान, अब तो 75 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को भी उससे जोड़ दिया गया है कि आप जाएंगे और आपको हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। ये सोच रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, मुख्यमंत्री योगी जी की। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में आप बताइए, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ का मुख्यमंत्री मतलब
इतनी उस स्थिति में किस तरह उन्होंने काम किया है, ये अपने आप में कितना बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, वो सबने देखा कोरोना काल में कितना जिस बड़ा तरीके से उदाहरण है। काम किया इस है, प्रदेश जब की विपक्ष जर्जर नजर नहीं आ व्यवस्था, रहा था शायद उस वक्त, प्रदेश और की ये बात जर्जर व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं। इस जर्जर व्यवस्था प्रदेश की, बताइए, बसें लगी थी बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने लगवा रखी थी। उत्तर प्रदेश से किस तरीके से लोगों को पार करके अन्य प्रदेशों तक भेजा जाता था, भोजन की व्यवस्था होती थी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड किनारे कहीं कोई अगर नंगे पैर दिखता था तो उसको चप्पल पहनाने का काम करते थे, भोजन देने का काम करते थे। उस बीमारी, उस दौर में जब अखिलेश जी क्वारंटाइन हो गए, 2-3 महीने के लिए निकले ही नहीं, अनेकों उदाहरण कहते हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो मोदी वैक्सीन है। कितना जनता को भ्रमित करने का काम किया, क्या संदेश देने का काम किया। जिन लोगों ने उस दौर में वैक्सीन, कितना बड़ा टीकाकरण पूरे, जबकि पीएम ने सबसे पहले लगवाई। पूरे देश में उदाहरण कितना के बड़ा टीकाकरण हुआ मुफ्त में, कितना बड़ा टीकाकरण हुआ, कितनी बड़ा ये तो कहूँगा मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जो इतनी बड़े एक आपदा को किस तरीके से उन्होंने फेस किया। तो ये अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। आज आप देख रहे हैं, यही आपका कहना, अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर कहीं दंगे होते थे, कहीं बम विस्फोट होते थे, कहीं आतंकवादी पकड़े जाते थे। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में दंगे होना बंद हो गए, क्योंकि दंगाई आप देख रहे हैं या तो जेल में है या जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ पर है। अच्छा, 2047 तक विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के बात की जा रही है। उसमें अभी लगता है कि क्या आप दीजिए को कि काम करने की इस में ज़रूरत है अभी, तब हम वो मुकाम, वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे अभी जी? देखिए, आप उत्तर प्रदेश को हर काम को मापदंड अगर आप देखेंगे तो 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थी। बहुराष्ट्रीय छोड़िए, आपके देश की छोटी मोटी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी आने को तैयार नहीं थे। आज आपके उत्तर प्रदेश में आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला अगर कोई प्रदेश है तो आपका उत्तर प्रदेश है। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। एक वातावरण कैसा योगी जी ने इतने कम समय में बना करके तय कर दिया। आप देश के किसी कोने में जाइए, आप झारखंड जाइए, आप पूछिए कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा कर्नाटक तो योगी जी का नाम लेने बिल्कुल, का काम कर्नाटक के सीएम ने भी योगी मॉडल की किस तरीके से सराहना की। आप देश के किसी कोने में चले जाइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ना हो और वहाँ पे योगी जी का नाम लेंगे, लोग आपको सम्मान के साथ में आपसे बात करेंगे और निश्चित रूप से आपको सम्मान की अनुभूति जरूर होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप एक युवा कर्मठ, मैंने शुरू में कहा था एक जुझारू, जब मैं एक युवा अभिजीत की बात करता हूँ, युवा विधायक की बात करता हूँ, तो और क्या क्या शौक़ रखते हैं इसके अलावा, राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा, घर में कितना वक्त देते हैं? देखिए, टाइम टेबल फिक्स है सुबह लगभग 10 बजे, क्योंकि अधिकारी भी सब लोग अपने टेबल पे 10 बजे ही आते हैं, तो मैंने भी एक अपना प्रोग्राम सेट कर रखा है। मैं 10 से 10:30 के बीच पे अपने जनता दरबार में, जनता के बीच में बैठ जाता हूँ जा कर के, और जिसकी जो समस्या होती है, चाहे वो एसडीएम लेवल की हो, डीएम लेवल की हो, पुलिस की हो, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। उसमें पूरा मेरा एक स्टाफ है जो एक एक काम की मॉनिटरिंग करता है। यहाँ तक कि अगर किसी मरीज़ को एडमिट भी कराना है तो उसको जब तक बेड और आईसीयू वेंटिलेटर नहीं मिल जाता तब तक उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पूरे दिन भर का एक चार्ट होता है कि आज हमको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ का कोशिश करता हूँ कि कहीं जिस घर में कोई आपदा विपदा आई है, कोई ऐसा परिवार है जिसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, उस परिवार में मैं ज़रूर जाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, विधानसभा इतनी बड़ी है कि यही प्रोग्राम करते हुए मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और रही बात हॉबी की, आप बात कर रहे हैं, जी। तो अभी भी मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ है। जब मौका मिलता है तो क्रिकेट खेल लेता हूँ। म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। म्यूज़िक में क्या सुनते हैं?
सुन लेता हूँ, पुराने अपने जगजीत सिंह की गज़लें सुन लेता हूँ। तो कुछ दर्शक भी हमारे अगर नहीं, सुनना गा नहीं चाहें पाता तो हूँ, सुनने का शौक गुनगुनान है। गुनगुनान। नहीं नहीं, गा सुनने का शौक है, भूल भी जाता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, जनता दरबार लगते हैं, लेकिन घर में जब अभिजीत जी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ क्लास होती है कि नहीं कुछ, कि हाँ भाई ये सब टाइम हमें नहीं, भी इस दे मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे घर से पूरी छूट है। आप किस समय जा रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, आपको कितने दिन काम करना है, कहाँ कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। कभी कभी चुनाव में हम लोग की ड्यूटी लग जाती है, बाहर जाना पड़ता है, तो घर से कभी मुझे इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। और निश्चित रूप से एक बात मैं कहूँगा हर राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो चेहरा होता है वो समाज के सामने होता है। समाज के सामने हम लोगों को हमेशा खड़े रहना पड़ता है। तो जो हम लोग की पीठ होती है वो परिवार की तरफ होती है, तो परिवार को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये ऐसी फील्ड है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमको सहयोग परिवार के, चाहे हमारे भाई हों, माँ हों, वाइफ हों, सबका सहयोग मिलता है। जी। सदस्यता अभियान में क्या स्टेटस है जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्यमंत्री जी की तरफ निश्चित से? और बहुत तेजी में बढ़ रहा है, जो हमको लक्ष्य दिया गया उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। जी, ज़्यादातर माननीय को 10,000 दिया गया है, आपको कितना? होने वाला है हमारा तो 10,000। जी, चलिए आप इस मामले में भी अव्वल रहे हाँ ठीक लगातार, है। मुझे अभी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि वो मेरे लिए बहुत काम करते हैं, जी, बहुत काम करते हैं और हृदय से जुड़े हुए हैं। ये भी मैं कहूँगा, जितना मैं अपने परिवार को धन्यवाद दूंगा वो भी मेरा परिवार है, कि वो भी मेरे लिए, वो एक अपने सगे भाई के लिए जितनी चिंता वो लोग करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा चिंता वो मेरे लिए करते हैं। ये क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य का आप विषय भी है। उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए नहीं, करते हैं, और जिस तरीके से आप मैं जन सुनवाई में, जी और जी आपने भी जी बताया कि रात में अगर 2 बजे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसके साथ होते हैं ठीक है, वो अभिजीत जी। हमारा दायित्व है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि इसमें मुझसे ज़्यादा नंबर हमारे टीम के लोगों को मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। देखिए, फ़र्क इससे नहीं पड़ता आप किससे प्रेम करते हैं। हो सकता है आप जिससे आपसे प्रेम भी करते कितना हैं आपको वो पहचानता भी ना हो। आपसे कौन प्रेम करता है इससे फ़र्क पड़ता है, और जो आपसे प्रेम करता है उसके लिए आप सदैव, मेरा आपके माध्यम से कहना है, जो आपसे प्रेम करता है उसकी इज्जत हमेशा करिए आप। और अभिजीत जी जनता से प्रेम करते हैं और जनता अभिजीत जी निश्चित से, रूप से क्योंकि मैं उनके जो काम कुछ को भी, मुझे और कुछ सराहना काम भी करती नहीं है। आता, बिल्कुल, और मुझे, काम मैं के कुछ जरिए नहीं ही कर आपने पाता। पहचान बनाई है। और जब काम के जरिए बात की, अब आप फील्ड में जाएंगे, चाहे उपचुनाव को लेकर, उसके बाद 2027 के लिए किस तरीके का आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्स हाँ मिलेगा? कोई राजनीति इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ काम किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी योजनाओं को अभिजीत जी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इतना शानदार नेतृत्व है। जब टीम का कैप्टन अच्छा होता है ना, तो जो थोड़ी बहुत कमियां और प्लेयर्स में होती भी हैं वो भी ढक जाती। तो एक टीम भावना के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। 2027 में ज़रूर चुनाव है, लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की कार्यशैली है, जो काम 2017 में कर रहे थे, जिस गति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, वही आज 2022 से शुरू उन्होंने दूसरे रेजिम में किया, और 2027 और 27 के आगे भी वो उसी गति के साथ वो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए निरंतर लगे हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग उस कारवां में उनके साथ हैं। बिल्कुल। अभिजीत जी, कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट रही हो और आपको लग रहा हो कि ये तो इस कार्यक्रम के जरिए जानी चाहिए, ये तो आलोक ने सवाल पूछा ही नहीं। नहीं, आपने कुछ छोड़ा नहीं है। आलोक जी, आपने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है। और आप निश्चित रूप से जनता तक हम लोगों की बात आपके माध्यम से पहुंच रही है। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो जनता को हम लोग औपचारिक रूप से नहीं बोल पाते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि अभी तक के राजनीतिक जीवन में हो सकता है जाने अनजाने में हम लोगों से कभी किसी का दिल दुखा हो, कोई बात हो, तो हम लोग निश्चित रूप से प्रयासरत रहते हैं और अपने उन भाइयों तक ये संदेश भी देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम लोग हमेशा आपके हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश और समाज की सेवा के लिए निरंतर इसी तरह लगा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभिजीत जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और
आगे हम इंटरव्यू में तमाम सारी जो योजनाएं हैं आपकी उनको कितना मूर्त रूप दिया गया, कुछ और भी चुनाव से जुड़ी, कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तो थे अभिजीत जी, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए और साफ तौर पर किस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो तमाम सारी कार्य योजनाएं हैं उनको आगे बखूबी बढ़ा रहे हैं। यूपी डेट में इतना ही। नमस्कार।